गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, करते हैं बेटा, एक बार उनका वेट करते हैं ना, थोड़ी देर में नहीं आए तो पढ़ेंगे फिर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। 2 मिनट वेट करते हैं। चलिए सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ सुन रहे हो। ओके सर। हाँ स्क्रीन विजिबल है। श्रेया कैमरा ऑन करो। यस सर, स्क्रीन विजिबल। तो लास्ट लेक्चर में डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी बताया था। अगर हम 90 डिग्री वाली पोजीशन को जीरो पोटेंशियल मान लें, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो बाकी किसी एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा की जो भी वैल्यू देगा वो हम पुट कर देंगे, है ना। ये मैंने इससे पहले आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये फार्मूलों की दुनिया खत्म हो गई। इसी पर अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, calculate work done to rotate a dipole from theta is equals to 53 degree to 127 degree. थर्टी 53 डिग्री से 127 डिग्री तक आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। सीधा सीधा फार्मूला लगाओ इसमें। सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है।
cos 53 कितना होता है? 3/5. 3/5 सर. cos 127 निकालो. अरे cos 127 की वैल्यू निकालने में इतना टाइम काहे को लग रहा है भाई? छोटे बच्चे थोड़ी ना हो आप. cos 90 प्लस 37 माइनस साइन 37 हो गया ये, तो ये आएगा -3/5. तो प्लस हो जाएगा सर. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो करेक्ट. तो आंसर आएगा 6/5 PE. बस यही तो बताना था. ये cos 127 की वैल्यू में इतना टाइम क्यों लगा भाई? सर एडिशन करके देख ली थी कि किस में है. नहीं, इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल from 60 degree to 120 degree is 10 millijoule. सिक्सटी डिग्री से 120 डिग्री तक हमने डायपोल को रोटेट किया तो हमें 10 मिली जूल वर्क करना पड़ा. कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल एट थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री. 150 डिग्री पर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है. Sir, 5√3 millijoule. ओके. मुझे लगता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि नहीं कोस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव है. करेक्ट. पहले तो वर्क डन वाले फॉर्मूले से पी की वैल्यू निकाल लेंगे ना हम. W होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2. W मैंने 10 मिली जूल दिया है, अभी मिली को मिली रहने दो. ये चलो लिख दो, फिर आपको टेंशन होगी, बाद में भूल जाओगे. 10 × 10⁻³ लिखा. θ1 60 है और θ2 120 है, तो 10⁻² आ गया इधर. तो ये हाफ और वो -½ तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया. तो PE आ गया
10⁻⁻²। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला लगा दो -PE cos थीटा। यहाँ पर PE की वैल्यू पुट कर दो 10⁻⁻² cos थीटा 150। cos 150 होगा cos 90 + 60 माइनस sin 60, तो -√3/2 आएगा बच्चा ये। तो √3/2 इंटू 10⁻⁻² जूल। हाँ, मिली जूल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5√3 मिली जूल आएगा ये। बोथ आंसर आर करेक्ट। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। करो, इसके साथ डायपोल भी खत्म हो गया। डन सर। अच्छा मुझे बताओ, अगर दो डायपोल को मैं एक दूसरे के पैरेलल रख दूं ऐसे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे? बताओ। ये दो डायपोल है, पैरेलल रखे हैं। वैल्यू नहीं निकालनी, बस इतना बताना है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। सर क्यों भाई? होने को तो अट्रैक्शन भी हो रहा है ना भाई। Yes, sir. यहाँ पर इसका +Q है, इसका -Q है। यहाँ पर इसका +Q है, इसका -Q है। तो प्लस प्लस को और माइनस माइनस को रिपेल करेगा। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पहले वाले का माइनस दूसरे वाले का प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सर कुछ तो भी नहीं नेट होगा। रिपल्शन, दोनों हो नेट सकता है। रिपल्शन क्यों हुआ ये बताओ। हाँ बेटा बोलो। तो मैं बोल रही थी कि दोनों हो सकता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही हो। हाँ श्रेया, आप क्या कह रहे हो? सर इस लॉजिक से कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेटा क्या ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? नहीं सर, सेम तो है। नेट फोर्स तो बचेगा ना, कुछ तो आएगा। नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो ऋत्विक तुम अपने आंसर को वो करो, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। रिपल्शन क्यों बोला तुमने? सर रिपल्शन इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ में तो ठीक है, रिपेल करेंगे, अब जो लेकिन मैंने फिर बताया वही। उसके बाद शायद हाँ आपको रीथिंक करना पड़ेगा, है ना? यस तो सर, वही रीथिंक करो। कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ हाँ, रिपल्शन सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। यस सर। बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। प्रॉपर आ रही है या ब्रेक हो रही है? प्रॉपर आ रही है सर। प्रॉपर आ रही है सर। चलो अब हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं।
तो बच्चों थोड़ा सा और कोशिश करो ना यार इसको एक्सप्लेन करने का। और अगर ये फोर्सेस लग रही हैं डाइपोल पे, अगर इनका वेक्टर निकाले तो उस देखो हिसाब मेरा से बच्चा, रिपेल करना चाहिए। हाँ तेज बोल, थोड़ा लाउड बोलना। सर ये शायद रिपेल ही करेंगी क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रही है प्लस क्यू माइनस क्यू पे, हम्म उनका अगर वेक्टर निकाले तो राइट साइड की तरफ है तो रिपेल करेंगे। देखो ऐसा करते हैं, इस वाले फोर्स को हम एफ मान लेते हैं तो नीचे वाला भी एफ हो जाएगा, और इसको एफ डैश मान लेते हैं तो नीचे वाला भी एफ डैश हो जाएगा। बेटा एफ डैश का दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर एफ डैश कॉस थीटा, इसको थीटा मान लिया मैंने, और दूसरा नीचे आएगा एफ डैश साइन थीटा। सिमिलरली नीचे वाला जो एफ डैश है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो साइन थीटा ऊपर आएगा, कॉस थीटा लेफ्ट में आएगा। दोनों साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एफ डैश साइन थीटा अपोजिट है ना, कैंसिल हो गए। तो अब जो नेट फोर्स बचा वो बचा एफ प्लस एफ, दोनों एफ तो राइट में लग रहे हैं वो ऐड हो गए, माइनस 2f डैश कॉस थीटा, ये दोनों लेफ्ट वाले फोर्स है। मुझे बताओ f और f डैश में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये आपको सही बताना पड़ेगा, गलत नहीं चलेगा। f बड़ा है या f डैश बड़ा है? F f बड़ा क्यों है? सर F डैश सिर्फ सेंटर तक है, F राइट में है। सब बाबा डिस्टेंस का फर्क है बेटा, वो जो f लग रहा है वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में लग रहा है, वो डिस्टेंस छोटा है, और जो एफ डैश है वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में तो डायगोनल वाला डिस्टेंस आ गया ना, तो वो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स तो रिड्यूस होता है बेटा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, तो एफ डैश ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, ऊपर से कॉस थीटा और 1 लेस देन 1 होता है। नहीं समझे मेरा समझ बच्चा? गया। कॉस थीटा भी तो लेस देन 1 होता है। तो एक तो एफ डैश पहले से ही एफ से छोटा है, और उसके ऊपर कॉस थीटा से और मल्टीप्लाई हो गया, तो अल्टीमेटली क्लियर हो गया एफ जो है वो एफ डैश कॉस थीटा से 100% बड़ा आने वाला है। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा, यानी कि रिपल्सिव। इतना सोचना पड़ता है बच्चा। हर्षित बात यस समझ सर, में आई? यस सर। तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों जो एफ हैं वो एफ डैश कॉस थीटा से बड़े होंगे, क्योंकि एक तो उनका डिस्टेंस कम है, दूसरा कॉस थीटा लेस देन 1 है। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक और बचा, कंडक्टर्स। लिख लो। बच्चों कंडक्टिंग बॉडीज जो होती है, मेटेलिक बॉडी होती है, जैसे आयरन, सर आवाज चली गई। और एल्यूमिनियम, गोल्ड, जितने भी मैं कंडक्टर होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर जो आवाज चली इलेक्ट्रिसिटी गई। को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं।
बच्चों मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। यस सर। यस पता नहीं क्या हुआ, अचानक से दोनों मीटिंग गायब हो गई। वो वाला भी गायब हो गया, मेरा लैपटॉप भी, और ये मेरा आईपैड भी गायब हो गया अचानक। आईपैड को तो मैंने अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर रखा है इस समय। बच्चों एक कंडक्टिंग बॉडी बनाई है मैंने। बच्चों आपको मैं दिखूं ये जरूरी थोड़ी ना है। मेरी आवाज तो आ ही रही है ना? यस सर। यस तो मैं एक डिवाइस को आउट कर देता हूँ, सिंगल डिवाइस से काम करते हैं। बेटा ये मैंने बॉडी है ना एक अजीब सी शेप की बनाई है। इसमें कहीं पर फ्लैट सरफेस है, कहीं पर थोड़ा सा शार्प है ना, इस तरह का। अगर मैं किसी कंडक्टिंग बॉडी को कोई भी चार्ज देता हूं बेटा, अगर मैं किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देता हूं, तो पता है अगर आप इसमें चार्ज अंदर रख भी दोगे ना बॉडी के बीच में, तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पर आ जाएगा। सारा चार्ज, जितना भी चार्ज आप दोगे वो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है बेटा। इस तरह से। आई रिपीट, जब भी हम किसी कंडक्टिंग बॉडी, बेटा मैं ऑडिबल हूं? यस सर। यस सर। हाँ मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा क्योंकि नेटवर्क इशू लग रहा है। ओके, तो बच्चों जब भी हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज सरफेस पर आकर और वहां इकट्ठा हो जाता है। बॉडी के अंदर नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है बेटा। अब चलो सारा चार्ज सरफेस पर आ गया, ये मान लिया। तो बच्चा अब चार्ज तो एक बार सरफेस पर आने के बाद तो रेस्ट में हो गया ना, मोशन थोड़ी ना कर रहा है। अगर चार्ज स्टैटिक है, इससे पता लगता है कि कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्योंकि बच्चों अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता, मतलब अगर कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो बच्चों चार्ज मूव करने लग जाता। क्योंकि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां चार्ज मूव करता है, रेस्ट में रह ही नहीं सकता। 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो चार्ज रेस्ट में नहीं रह सकता। तो बेटा वो फिर दौड़ लगाएगा। हायर पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। उल्टा बोलो, रिवर्स करके बोलो, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इससे पता लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 पॉइंट इज 0। ये बात अब मैं 2-3 बार बोल चुका, तो मुझे बताओ ये वाली बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? यस सर। और जबरदस्ती यस सर मत बोलना मुझसे डर कर, क्योंकि अगर यस सर अभी बोल दिया तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों लिखो आप यार कुछ कुछ, ये इतना सा डायग्राम बना दो और जो मैं बोलूं फिर वो लिखना शुरू करो। बच्चों डायग्राम बनाते समय है ना ये ध्यान रखना थोड़ा कि मैंने है ना यहाँ पर चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज्यादा दिखाई है, यहाँ थोड़ी कम दिखाई है। आपको भी ऐसे ही बनाना है। और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सबसे कम है, देखो चार्ज दूर दूर है। मुझे सुन रहे हैं ना आप? यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों आपको भी डायग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है।
डन सर। सर बना दिया डायग्राम। डायग्राम बन गया तो लिखो मैं जो बोल रहा हूँ। देखो, when a charge is given to any conductor, when a charge is comma, it appear on the surface of conductor. It appear on the surface of conductor. बच्चों, मैं चला गया था, अब मैं वापस आया हूँ। पता नहीं यार, मोबाइल डेटा से भी दिक्कत कर रहा है, मेरा ब्रॉडबैंड भी गायब हो गया अचानक। चलो पहले तो कंफर्म करो मुझे सुन रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मैंने स्टेटमेंट बोला था, when a charge is given to any conductor, it appear on the surface of conductor. सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज inside the conductor is always zero. कंडक्टर के अंदर बेटा नेट चार्ज हमेशा जीरो होगा। आगे लिखो, a charged conducting body is always equipotential. A charge conducting body is always equipotential. इसका मतलब है कंडक्टर में आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो आगे एक स्टेटमेंट ऐड कर दो, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, potential difference between any 2 point is always zero. डेल्टा V जीरो होता है, यहां पर ये वाली बात लिख सकते हो। तो बेटा आप ये तो अंडरस्टूड है यार, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता तो चार्ज फ्लो करता रहता हमेशा। लेकिन हम जानते हैं चार्ज एक बार फ्लो करके सरफेस पर आ गया, उसके बाद रेस्ट में हो जाएगा, अब इसके बाद मूव नहीं करेगा। इट शोज पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो अगर हम तीन अलग अलग पॉइंट ले लें, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और एक डी अंदर भी ले लेते हैं कंडक्टर के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल और इवन डी का पोटेंशियल, ये चारों सभी पॉइंट के पोटेंशियल सेम आएंगे, तभी तो चार्ज रेस्ट में है। अगर आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल बाकी से डिफरेंट कर दोगे तो चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल तो सेम होगा, इवन डी का भी सेम होगा,
मतलब अगर हम बॉडी के अंदर जाएंगे तो वहां भी पोटेंशियल सरफेस के बराबर आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें ना तो अलग अलग होगा। एक स्टेटमेंट ऐड करो, ये तो ABCD डायग्राम में मेंशन कर दो, यहाँ बाजू में लिख दो पोटेंशियल एट A B C and D आर इक्वल। ओके बच्चा, अब नीचे स्टेटमेंट ऐड करो। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम where radius of curvature of surface is minimum. Surface charge density is maximum where radius of curvature of surface is minimum and vice versa. तो बच्चों जहां पर रेडियस मिनिमम है ना वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी, और जहां रेडियस ज्यादा है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कम आएगी। अच्छा मुझे बता डायग्राम में देखकर ABC में से कहां का रेडियस सबसे कम है सरफेस पर? A पर रेडियस सबसे कम है, करेक्ट। तो बच्चों A पर रेडियस सबसे कम है तो मतलब A का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा आएगा, इसलिए मैंने वहां पर चार्ज को बड़ा क्लोज दिखाया है। और बच्चों C जो है ना वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो C का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है। फ्लैट सरफेस का इंफिनिटी होता है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली। तो बच्चों C का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है तो वहां पर मिनिमम आएगा डेंसिटी, इसलिए मैं चार्ज को बड़ा दूर करके दिखाया है। देखो ऐसा हुआ क्यों, एक आइडिया दे रहा हूं कि मैंने जो स्टेटमेंट ये बोला ये कहां से आया। बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो KQ/R² होती है, और जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है स्फेरिकल बॉडी के लिए। याद है ये दोनों फार्मूले? यस सर। तो बच्चों KQ/R² को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, KQ/R/R, यानी कि V/R। V होता है KQ/R, तो नीचे R² बन जाएगा। अब हम जानते हैं कंडक्टिंग बॉडी में V तो सब जगह सेम होता है, यानी कि V कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा, इसे कांस्टेंट कर दूंगा, सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन हाँ स्क्रीन पता गई। नहीं, सर आप भी फ्रीज तो हो गए। होस्ट है। अब सही है सर। नेटवर्क इशू काफी ज्यादा चल रहा है अभी। आ गया? यस सर। यस सर। तो बच्चों क्लियर है, अगर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये वाला स्टेटमेंट मैंने अभी ऊपर लिखाया है, यानी कि जहां रेडियस R सबसे कम होगा वहां E सबसे ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा के प्रोपोर्शनल होता है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां सिग्मा भी ज्यादा होगा। तो बच्चा इस तरह से ये डिराइव किया हमने। इसलिए बच्चा जहां पर रेडियस कम होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये एक हल्का सा आइडिया दिया है, अगर आप इसे कॉपी करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो लिख तो लिया ही अपन ने, वो काम का है। जो हमने जो गॉस पढ़ा था ना, तो वहां पर एक चार्ज सरफेस के बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद अगर हो कि ये कोई है ना चार्ज सरफेस है, हम जब इसको चार्ज देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय, मैं भूल गया यार, मुझे याद नहीं आ रहा, आप याद दिलाओ।
मैं भूल गया। अब आप याद नहीं दिलाओगे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। So sigma by खुजली आ गई। epsilon सिग्मा बाय naught. नहीं बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कॉपी खोलकर देखो, गॉस में, गॉस के जो एप्लीकेशन है ना, वहां पर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सरफेस। नोट्स चेक करो, चलो करो करो, नोट्स सर चेक सिग्मा करोगे बाय 2 तभी एप्सिलॉन नॉट। मिलना चाहिए, नोट्स में मिलना चाहिए। मिला? Yes. यस सर। तो बच्चों अब हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। वो तो चार्ज शीट था, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब। ओबियसली चार्ज तो है ही। स्लैब मतलब ये कोई कंडक्टिंग स्लैब है। आपको जो मैंने अभी दिखाया है डायग्राम में, वो आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब आपको है ना उस स्लैब का थिकनेस दिखाई दे रहा है, स्लैब का सरफेस दिखाई नहीं दे रहा बेटा डायग्राम में। सरफेस तो लेफ्ट राइट है ना। तो बच्चों चलो मैं इसको है ना फिल कर देता हूं। ये है स्लैब, आपको थिकनेस दिखाई दे रहा है, बार बार बोल रहा हूँ। जो ये ग्रीन पार्ट है, थिकनेस वाला पार्ट है, सरफेस नहीं है। सरफेस तो है लेफ्ट और राइट, ये सरफेस है दोनों। बच्चों जब भी हम एक कंडक्टिंग स्लैब को चार्ज देंगे तो बेटा सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा दौड़कर। अभी बताया था ना, कुछ चार्ज इधर वाले सरफेस पर आ जाएगा और बाकी का इधर वाले सरफेस पर आ जाएगा। और अभी अभी स्टेटमेंट लिखाया, नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। अभी अभी लिखा है ना, पढ़ो पढ़ो, ऊपर लिखा है when a Yes. charge is given to any conductor it appear on the surface net charge inside the conductor is always 0 लिखा है। तो वो यहाँ भी ट्रू होगा ना। बच्चों एक स्टेटमेंट रह गया ऊपर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। पहले तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट मैंने किस बेसिस पर बोला है? बताओ बताओ बताओ। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये किस बेसिस पर बोला है? बेटा दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं कि हर चीज मैं बताऊं। सर आर जो है वो सेंटर में मतलब 0 हो जाएगा। मैं इतना पिटाई लगाऊंगा तेरे, इतना पिटाई लगाऊंगा तेरी, अभी सब याद आ जाएंगे तेरे को। और नालायक, रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस के लिए डिफाइंड होता है, बॉडी के अंदर के लिए डिफाइन नहीं होता है। हाँ बेटा बोल, ये बोल रही थी सर कुछ, मैं कह रही मीनारे थी बोल। कि चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डेवलप हो जाता है, जिस वजह से जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। तो एक तो जो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड है वो इक्वल अपोजिट होता है, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। देवी तूने क्या क्या बोल दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे मेरा बच्चा, तुम लोग है ना बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा इग्नोर कर देते हो। बेटा ये क्या है, ये क्या है? सर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा।
मेरा बच्चा, इस चैप्टर में मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया है, डेल्टा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ED, है ना, या E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई D, लिखाया या नहीं लिखाया, सच्ची बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर। ये यस सर। ये Yes, रिलेशन sir. आपने कभी लिखा इस चैप्टर में? नहीं लिखा, जो अभी अभी लिखा था, लिखा है सर। E लिखा इज है इक्वल सर। टू माइनस डेल्टा V बाई D। अरे तो यार इसको यूज क्यों नहीं किया? जहां डेल्टा V 0 होगा वहां E भी तो 0 होगा। यस सर। मेरा बच्चा, अगर इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट अंदर ले लो, अरे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। तो क्या तूने पूरी सत्यनारायण की कथा सुना दी मुझे परिधि? सिंपल सा आंसर था, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो 0। तो बेटा ये स्टेटमेंट को कहीं पर लिखो ऊपर। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एनी कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर, इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a charged conductor is always 0. E 0 होता है कंडक्टर के अंदर। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो भैया हमारे पास ये एक स्लैब है, हमने इसको चार्ज दिया, आधा चार्ज लेफ्ट सरफेस पर आ गया, आधा चार्ज राइट सरफेस पर आ गया। पार्शियलिटी तो होगी नहीं, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम तो आएगा नहीं, बराबर आ जाएगा। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर येलो लेते हैं हमेशा, हम आज भी येलो ही लेंगे, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? लेट अस अज्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा बोथ साइड, लेफ्ट में भी सिग्मा है, राइट में भी सिग्मा है। तो ये जो येलो डॉट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा? सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? सर एक साइड का हम वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरी साइड का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर थोड़ा और खुलकर एक्सप्लेन करो। सही जा रहे हो, गलत नहीं जा रहे? सर हम इसको एज वो ले लेंगे, वायर ले लेंगे, मतलब सरफेस के इसको। वायर को लेगा, सरफेस को सरफेस रहने देना। मैंने कहा तुम गलत नहीं जा रहे, तुम सही जा रहे हो। थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखो भैया, सर डायरेक्शन आउट होगी, रेड हमने हो अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक फार्मूला पूछा था, जो परिधि ने गलत बताया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बताया था, उसको मैंने करेक्शन करके बोला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या था? एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक चार्ज सरफेस का। बच्चों यहाँ पर एक नहीं, दो चार्ज सरफेस है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो ये जो येलो डॉट है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, लेफ्ट सरफेस का एक राइट सरफेस का। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो बेटा इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट सरफेस। तो आपका आंसर Sigma by सही था epsilon हर्षित naught. भैया, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना था। इससे दो सरफेस है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, बस इतना बोल देता तो हमारा काम चल जाता।
और भैया अंदर 0 आएगा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। हाँ, अब लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल कंडक्टिंग स्लैब्स। बच्चों हमारे पास 2 स्लैब है, लो 2 कंडक्टिंग स्लैब है, थोड़ा पतला कर दिया मैंने स्लैब को इस पर। पहली स्लैब को हमने Q1 चार्ज दिया, टोटल है बेटा, Q1 में से कुछ लेफ्ट में आ जाएगा, बाकी राइट में आ जाएगा। दूसरी स्लैब को टोटल चार्ज Q2 दिया, इसमें भी यही होगा, कुछ लेफ्ट में आ जाएगा, बाकी राइट में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ लेफ्ट और राइट पर बराबर नहीं आएगा, बताओ क्यों? कभी सोचा करो ना अपनी तरफ से। सर रिपल्शन की वजह से। मैंने बोला Q1 में से ऐसा नहीं होगा आधा लेफ्ट में आ जाए आधा राइट में आ जाए, ऊपर तो हुआ था, यहाँ तो हुआ था, इस स्लैब में तो आधा आधा हुआ था, लेकिन यहाँ आधा आधा नहीं होगा। थोड़ा सा आप बताइए ऐसा क्यों? ना बोलने की सौगंध खाइए क्या? अरे दोनों रिपल करेंगे ना, तो हेलो बाहर सर, की ओर आवाज आ रही धक्का है? दे देंगे। इतना सा नहीं बोला जा सकता क्या? पूरा 1.5 महीना 2 महीने से पढ़ रहे हो, हेलो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, छोटी छोटी बातें। बेटा यहाँ पर ये दोनों सर, चार्ज आवाज एक आ रही है? दूसरे को रिपेल। हाँ आ रही है ना, तुम बोल ही कहाँ रहे हो? तुम बोल ही नहीं रहे। सर मैंने बोला था मेरी आ रही रिपेल है? करेंगे इस वजह से। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए दूर भाग जाएंगे, तो अंदर वाले सरफेस पर थोड़ा कम हो जाएगा और बाहर वाले पर ज्यादा हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, आ रही है। तो बेटा हमको अब ये कैलकुलेट करना है कौन से सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। कौन से सरफेस पर कितना चार्ज आएगा ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चा? 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसके बेसिस पर आपका ये वैल्यू निकल आएगा। पहला स्टेटमेंट, अंदर वाले दोनों सरफेस पर हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। अगर इस पर x है तो इस पर -x होगा। मैंने डायग्राम में अभी दोनों प्लस दिखा रखे हैं, पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करके इतना आ जाएंगे, इंडक्शन से इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएगा। दोनों इनर सरफेसेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, और दोनों आउटर सरफेस पर हमेशा इक्वल होता है। अगर ये y है तो ये भी y होगा। आई रिपीट, दोनों इनर सरफेसेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, दोनों आउटर सरफेसेस पर हमेशा इक्वल होता है।
तो बेटा पहली स्लैब के लेफ्ट सरफेस पर y है, राइट सरफेस पर x है, दोनों का सम q1 होगा। दूसरी स्लैब में लेफ्ट सरफेस पर -x है, राइट सरफेस पर y है, इन दोनों का सम q2 होगा। दोनों को सॉल्व करके x और y बताओ कितना आएगा। सर y होगा q1 प्लस q2 बाय 2। और सर x होगा माइनस q1। भैया q2/2। हाँ सही कैलकुलेट करो यार। सर इधर 2 कहने दीजिए। ये लो, अब ये पूरा कॉपी कर लो। हाँ ये स्टेटमेंट लिख लेना जो मैंने बोला ना, दोनों इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट आएगा, दोनों आउटर सरफेसेस पर हमेशा इक्वल आएगा। Yes, sir. हम्म अगर बच्चों मैं 3 स्लैब बना दूं ना, तो भी यही स्टेटमेंट आएगा, इन दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट, इन दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट, और इन दोनों पर इक्वल आउटर मोस्ट पर। क्वेश्चन दे रहा हूं इसलिए बोला ये बात। ये 3 कंडक्टिंग स्लैब है। पहले स्लैब पर है 10 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है, बेचारा न्यूट्रल है। तीसरे पर है 20 माइक्रो कूलम चार्ज। टोटल कितने सरफेस है बेटा? सर 6। अच्छा So 6. 6। आपको ये सभी 6 सरफेस पर चार्ज बताना है, इंडिविजुअल कितना आएगा, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। चलो निकालो।
क्या हुआ? बच्चों मुझे सुन रहे हो? सॉल्व कर रहे हैं। हम्म। क्लास से कौन चला गया? हर्षित। सर आंसर क्या है? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ फंस गए तुम लोग यार। हर्षित क्या हुआ, कहाँ चला गया था? पता नहीं सर, एकदम ही बंद हो गया मीटिंग के लिए। हम्म। नेटवर्क इशू दिखा रहा था। सुनो, बच्चों इसे x मानो तो ये -x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसे y ले लो। बच्चों मैंने इसको वापस x क्यों लिखा? सर वो न्यूट्रल चार्ज है क्योंकि। क्या?
सर न्यूट्रल चार्ज है तो उस पे इंडक्शन से जितना आएगा वो हाँ। इक्वली डिवाइड हो अरे जाएगा। इंडक्शन इंडक्शन नहीं, इंडक्शन नहीं, इंडक्शन इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोलो कि इस प्लेट पर टोटल चार्ज 0 है, तो अगर लेफ्ट सरफेस पर -x है तो राइट पर +x होगा, तभी तो 0 आएगा। यस यस सर। सर। इंडक्शन वर्ड नहीं लगेगा। इंडक्शन की वजह से यहाँ -x आएगा, ये करेक्शन है, ये करेक्ट है। ये जो अपोजिट सरफेस पर प्लस माइनस आ रहा है वो है इंडक्शन। और बच्चों यहाँ पर वापस y होगा क्योंकि आउटर सरफेस पर इक्वल होता है चार्ज। अब पहली स्लैब पर टोटल चार्ज हो गया, लेफ्ट पर x है, y है, राइट पर x है, तो x + y 10 आ गया। और थर्ड प्लेट पर -x + y है, वो 20 आ गया। दोनों को सॉल्व कर दो तो सर y माइनस 15 आएगा, x आएगा -5 माइक्रोकूलम और y आएगा +15 माइक्रोकूलम। ये आंसर है भैया। इतनी देर कहाँ लगा दी? सर यही आया। सर एक्स तो आ गया था, वाई में साइन चेंज हो गया, पता चल गया कहाँ गलती थी। वो तो x और y तो दोनों साथ में ही आते हैं यार, अलग अलग कैसे आते हैं? गलत एज्यूम कर लिया था सर। चलो, शेयर सही था ना बेटा? यस सर। गुड गुड। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। बच्चा ये दो शेल हैं, अंदर वाले का रेडियस ए मान लेते हैं और बाहर वाले का बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। कॉमन सेंटर है दोनों का, कॉन्सेंट्रिक है। बेटा अंदर वाले स्फीयर को मैंने टोटल चार्ज Q1 दे दिया, बाहर वाले को टोटल Q2 दे दिया। भाई सभी लोगों ने कैमरा क्यों बंद कर लिया? अगर दो टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ मैं दो डिवाइस से लॉगिन हूँ, एक पर आपको देख रहा हूँ, आईपैड पर क्या आप दिखते नहीं हो स्क्रीन शेयरिंग के बाद? आईपैड में ये प्रॉब्लम है। मुझे क्या है, तुम लोग दिखते रहते हो ना, तो मतलब मुझसे बोला जाता है, अगर दिखने बंद हो जाते हो ना तो बोला नहीं जाता, फिर आवाज बंद हो जाती है मेरी। वैसे टाइम थोड़ा सा खराब है यार, है ना ये वाला? और अभी अपना कोई सॉल्यूशन नहीं बैठ रहा, इसलिए इस टाइम को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। अच्छा, ये हो सकता है मैं तुम लोगों का जो 12th का बैच है उसे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कर दूं, मंडे वाला 11th वाला मंडे वेनेसडे फ्राइडे कर दूं। तो कल सुबह तो आना ही है तुम दोनों को, हर्षित, ऋत्विक और श्रेया को। कल सुबह वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर डेज को एक्सचेंज करना है तो फिर देखते हैं। हर्षित को और परिधि ओके को सर। मैं बता दूंगा अगर डेज चेंज करने हुए तो। हर्षित तेरे को दिक्कत नहीं है ना अगर मंडे की जगह ट्यूसडे करें तो? सर
इवनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है bro। हाँ, उससे ऋत्विक की एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलो बेटा एक बात बताओ, अंदर वाले का टोटल पोटेंशियल और बाहर वाले का टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे यार हम? बिग माइनस क्या बच्चा? पोटेंशियल के फार्मूले लिखवाए ना आपको बहुत पहले, वो यूज करेंगे। अंदर वाले का टोटल पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 अंदर वाले शेल पर है, तो अंदर वाले शेल का खुद का पोटेंशियल होगा KQ बाई A। बेटा याद है पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाई R होता था, यस सर। यस सर। तो रेडियस A है। लेकिन अंदर वाले शेल का बाहर वाले शेल की वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा। ये कितना आएगा बताओ? KQ2 by B। नीचे B क्यों लिया? सर हमने उसको गॉस वो मान के उसको कर लिया। किसी भी शेल सर के गॉस अंदर, नहीं मतलब हाँ किसी भी शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है ना वो उसके सरफेस के बराबर होता है। तो आउटर शेल के अंदर, आउटर शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो आउटर शेल के सरफेस के बराबर होगा। और सरफेस का KQ बाई कैपिटल R होता है, कैपिटल R रेडियस होता है, यहाँ पर रेडियस B है इसलिए KQ बाई B आया। इसी तरह V आउटर निकालेंगे। बेटा आउटर शेल का अंदर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ1 बाई B, और उसका खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ2 बाई B। यहाँ पर नीचे दोनों जगह B क्यों आया है? क्या सर एक बार रिपीट करना। मैंने तो पूछा है कि मैंने यहाँ पर दोनों स्टेप्स में नीचे डिनोमिनेटर में B क्यों लिखा है? सर क्योंकि हमने एक तो बाहर वाले कंसेंट्रिक से उसका स्पेयर शेल का वो लिया है, और दूसरा सर हमने ए का जो है ए का जो आएगा पोटेंशियल वो बाहर वाले उसके अकॉर्डिंग लिया है। बाहर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि KQ बाय स्मॉल r होता है और आउटर सरफेस का पोटेंशियल जो होगा वो उसके लिए R जो है वो B होगा। बच्चों ये चारों स्टेप्स समझ में आना बहुत जरूरी है, नहीं आया तो मुझे मना करो। ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया? तो ये इंडिविजुअल दोनों को याद करना है, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल और इनर स्फीयर का पोटेंशियल। अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। बेटा इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इनर माइनस V आउटर। दोनों को माइनस करके बताना क्या आएगा। सेकंड स्टेप कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा KQ1 1/A माइनस 1/B। बच्चों इस डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी आप कॉपी कर लो और आज का लेक्चर रोक देते हैं, फिर अपन इस वीक पर थोड़ा काफी कंटेंट हो गया आज।
कर लिया सर कॉपी? यस सर, कर लिया कॉपी। हाँ, आज का लेक्चर यहीं स्टॉप कर देते हैं। वो असाइनमेंट दिया था बड़ा वाला, वो कर लेना। यस उसका सर। डिस्कशन, हाँ Yes, sir. उसका डिस्कशन मैं अभी ऐसे तो नहीं करूंगा, क्योंकि उसको डिस्कस करने में कई लेक्चर लग जाएंगे। तो आपकी पर्सनल डाउट्स मुझसे अलग से पूछ लेना, या कुछ कॉमन डाउट्स ले लूंगा मैं, जो सबके कॉमन होंगे ना वो क्लास में करा दूंगा। और जो एक एक बच्चे के डाउट होंगे ना, कि कोई डाउट हर्षित का, या कोई डाउट ऋत्विक का, कोई श्रेया, इस तरह से जो आएगा उसको मैं फिर इंडिविजुअल ले लूंगा। यस सर। तो असाइनमेंट बहुत है काम आपके पास। और चूंकि अब इस वीक हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो इस संडे को टेस्ट के लिए भी तैयार रहो आप। फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट चैप्टर, इसलिए कह रहा हूँ Okay, sir. असाइनमेंट कर लेना, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। चलो बच्चा, क्लास एंड करता हूँ, है ना? हम Bye, ओके sir. सर, थैंक यू सर, Thank बाय you. बाय।